नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और आज हम पाठशाला क्लास लगाने के लिए अबू धाबी में मौजूद है। और मेरे पीछे ये जो आप भव्य हिंदू मंदिर देख रहे हैं, ये आज इतिहास का हिस्सा बन गया और हम इस इतिहास के साक्षी रहे हैं। जो ये भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर इस्लामिक राष्ट्र यूएई में बनकर तैयार हुआ है। यहाँ की सरकार ने भी पूरा योगदान दिया इस मंदिर के बनने में, और नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति जो थी उसने किस तरह से काम किया वो भी सबके सामने। इस पर विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आज पाठशाला में क्या क्या है मंदिर के अलावा और पहले क्या क्या है वो आपको बता देता हूं। किस किस की क्लास लगेगी। किसान आंदोलन का दूसरा दिन, सड़क पर आज क्या क्या हो गया, आज आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। किसान आंदोलन के बीच ड्रोन और पतंग आपस में लड़े तो क्या हुआ, आपको यह भी जानना चाहिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एमएसपी की गारंटी पर कांग्रेस ने ही कैसे राहुल गांधी को एक्सपोज किया यह भी आपको बताऊंगा। जानबूझकर एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं मोदी, इसका सच क्या है यह भी आज आपके सामने रखूंगा। सोनिया गांधी पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी कैसे सच हो गई, इसका चैप्टर भी है। क्या मोदी से लड़ने से पहले ही कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो वर्सेस कांग्रेस के अंदर कांग्रेस छोड़ो का चैप्टर लाया हूं। और मुस्लिम देश में मंदिर बनते ही कैसे चमत्कार होने लगे। रेगिस्तान की रेत में भव्य मंदिर बना तो आप यकीन नहीं मानिए कैसे कैसे चमत्कार हुए हैं, आज इसका चैप्टर है। लेकिन पाठशाला शुरू करने से पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बंगाल में आज बड़ा बवाल हो गया। वहां पर झड़प के दौरान बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार घायल हो गए। नौबत आ गई कि उन्हें अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा है और वो ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी और इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसमें बीजेपी के जो बंगाल के अध्यक्ष हैं वो घायल हो गए। बंगाल में संदेश खाली हिंसा के मामले में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप है कि बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी नेताओं ने ताकत के बल पर महिलाओं का यौन शोषण किया। इस मामले में पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे महिलाओं को जबरन उठाकर पार्टी के दफ्तर ले जाते थे और उनका उत्पीड़न करते हैं। और अब मुझे लगता है रिवीजन में आगे बढ़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां पर अबू धाबी में जो मंदिर बना है वहां पर लाइव बोल रहे हैं। तो आपको एक बार प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद पहले चैप्टर पर आ जाएंगे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए इस वक्त अबू धाबी से लाइव। यूएई के प्रेसिडेंट को यहां से स्टैंडिंग ओवेशन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूएई के लोगों का भी उनके सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत और यूएई की दोस्ती को आज पूरी दुनिया में आपसी विश्वास और सहयोग के एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है। खासकर बीते वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई ऊंचाई हासिल की है। लेकिन भारत अपने इन रिश्तों को केवल वर्तमान संदर्भ में ही नहीं देखता। हमारे लिए इन रिश्तों की जड़ें हजारों साल पुरानी है। अरब जगत सैकड़ों वर्ष पहले भारत और यूरोप के बीच व्यापार में एक ब्रिज की भूमिका निभाता था। मैं जिस गुजरात से आता हूं, वहां के व्यापारियों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए तो
अरब जगत व्यापारिक रिश्तों का प्रमुख केंद्र होता था। सभ्यताओं के इस समागम से ही नई संभावनाओं का जन्म होता है। इसी संगम से कला, साहित्य और संस्कृति की नई धाराएं निकलती है। इसलिए अबू धाबी में बना ये भव्य मंदिर इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इस मंदिर ने हमारे प्राचीन रिश्तों में नई सांस्कृतिक ऊर्जा भर दी है। साथियों, अबू धाबी का ये विशाल मंदिर केवल एक उपासना स्थली नहीं है, ये मानवता की साझी विरासत का शेयर्ड हेरिटेज का प्रतीक है। ये भारत और अरब के लोगों के आपसी प्रेम का भी प्रतीक है। इसमें भारत यूएई के रिश्तों का एक आध्यात्मिक प्रतिबिंब भी है। इस अद्भुत निर्माण के लिए मैं बीएपीएस संस्था और उनके सदस्यों की सराहना करता हूं, हरिभक्तों की सराहना करता हूं। बीएपीएस संस्था के लोगों द्वारा, हमारे पूज्य संतों के द्वारा पूरे विश्व में मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में जितना ध्यान वैदिक बारीकियों का रखा जाता है, उतनी ही आधुनिकता भी उसमें झलकती है। कठोर प्राचीन नियमों का पालन करते हुए आप आधुनिक जगत से कैसे जुड़ सकते हैं, स्वामीनारायण संन्यास परंपरा इसका उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं, वो बता रहे हैं ये मंदिर कैसे भारत और यूएई के रिश्ते के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस मंदिर में बहुत सारी और ऐसी चीजें हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए। पीएम ने और क्या कहा, ये भी आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज का पहला चैप्टर किसान आंदोलन पर। किसान आंदोलन तो कब का खत्म हो गया, लेकिन किसानों के नाम पर फिर से एक नए आंदोलन की आग लगाई जा रही है। पिछले 2 दिन से किसान के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, बॉस, वो देख तो पूरा देश रहा है कि ये किसान कर सकते हैं क्या जो देश भर में चल रहा है। और इसकी टाइमिंग भी देखिए, ये सब तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव करीब है और चुनाव से ठीक पहले कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। जो माहौल किसी आंदोलन के समय, किसान आंदोलन के समय बनाया गया था, वैसा ही माहौल इस बार फिर बनाया जा रहा है। पिछली बार के आंदोलन की तरह इस बार भी कुछ किसान संगठन कई दिनों का राशन पानी लेकर दिल्ली में डेरा डालने के लिए उतर गए बॉस। कई दिनों का, 2 दिन से हजारों की संख्या में किसान संगठन से जुड़े लोग पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डट गए। ये किसान पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस ने भी आंदोलन कर रहे लोगों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया। कहां आगे जा रहे हैं बॉस, अभी रुकिए, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही हरियाणा की पुलिस। इसकी वजह से दूसरे दिन भी शंभू बॉर्डर पर बड़ा बवाल देखने को मिला। किसानों की भीड़ को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए। वाटर कैनन की मदद से भीड़ को आगे बढ़ने से रोकना पड़ा। और इन्हें किसान कहूं या आंदोलनकारी, आप खुद तय कर लीजिए। लेकिन शंभू बॉर्डर पर जो दिन भर घमासान मचा रहा, उन तस्वीरों को देखिएगा तभी तय कर पाइएगा कि इन्हें क्या बुलाया जाना चाहिए। देखिए जरा शंभू बॉर्डर से तस्वीरें। देखिए एक और, ये आंसू गैस का गोला दागा गया है, धुआं देख सकते हैं आप, धुएं का गुबार उठ रहा है। दूसरा गोला आया, ये तीसरा गोला आया, ये चौथा, ये 4 गोले महज 2 से 3 सेकंड में यहां पर दागे गए। 5वां गोला आ गया है। 5वां आंसू गैस का गोला। कल के जैसा जो मंजर था
वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है और किसान लगातार डटे हुए हैं। किसान संगठनों के तेवर देखकर यही लग रहा है कि वो इन आंसू गैस और वाटर कैनन से रुकने वाले नहीं है बॉस। वो हर हाल में दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं और इसके लिए जो सारे किसान संगठन हैं वो पुलिस से भी सीधे टकरा रहे हैं। मतलब आप देखिए ना, सीधे पुलिस से इनका टकराव चल रहा है। जिन ड्रोन के जरिए पुलिस आंदोलन करने वाली भीड़ पर नजर रख रही है, उस ड्रोन को भटकाने और गिराने के लिए ये जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, ये पतंग उड़ा रहे हैं ताकि पतंग से टकराकर ड्रोन जो है वो अपनी दिशा भटक जाए और ड्रोन के जरिए जो आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं उसे नाकाम कर दिया जाए। आप सोचिए कितना शातिर दिमाग लगा रहे हैं। इसके अलावा किसान संगठन के लोग अपने साथ वाटर टैंकर भी लेकर आए ताकि आंसू गैस के असर को कम किया जा सके। मतलब इतनी तैयारी है बॉस कि अपना वाटर टैंकर लाए हैं कि आंसू गैस चलेगा, इधर से पानी फेंकेंगे, गैस खत्म। प्रदर्शन कर रहे किसान अपने साथ पानी की बोतल, गीले कपड़े लेकर चल रहे हैं और जैसे ही ड्रोन से आंसू गैस के गोले को गिराया जाता है, उस पर गीला कपड़ा डालकर उसके असर को ये लोग कम कर देते हैं। आपको पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए बॉस। ये आपको लग रहा है कि वाकई नॉर्मल सामान्य किसान हैं जो यहां पर पहुंचे हुए, जिस तरह की चीजें ये कर रहे हैं। आप देखिए एक बार। मैं अपने कैमरामैन साथी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ड्रोन दिखाया जाए। ड्रोन आ रहा है, ये वही ड्रोन है जिससे टीयर गैस शेल मारे जाते हैं और लगातार यहां से किसान आगे बढ़ रहे हैं। अब के जो किसान नेता है वो अपील कर रहे हैं। ये देखिए ये जो विजुअल दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रोन को काइट की हेल्प से ड्रोन को फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये मैं अपने कैमरामैन साथी को लगातार ये पिक्चर दिखाई जाए क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रोन वापस लेके जाना पड़ा क्योंकि काइट से ड्रोन को गिराने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन करने वाले किसान संगठन पहले से ही बड़े आंदोलन की तैयारी करके सड़क पर उतरे हैं। वे अपने साथ 800 ट्रॉलीज में 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, यानी कि उन्होंने आंदोलन को बड़ा करने का पूरा इंतजाम किया हुआ है। और इसका सीधा मतलब यह है कि यह आंदोलन लोकसभा चुनाव के दौरान भी चल सकता है और आंदोलन की आड़ में राजनीति भी चल सकती है। किसान आंदोलन की जो तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि आंदोलन और उग्र हो सकता है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर मौजूद हमारे संवाददाता जो इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि शंभू बॉर्डर पर ऐसे हालात हैं कि कई बार प्रदर्शन करने वाले किसान नेताओं की नहीं सुन रहे। बॉस, आज तो वहां पर एक पत्रकार का माथा फाड़ दिया इन लोगों ने, बुरी तरह से पीटा है उसको और बाद में कुछ किसान नेताओं ने माफी मांग ली। लेकिन ये जो हो रहा है ये कितना भयानक है आप सोचिए। पत्रकार कवर कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उन पर हमले शुरू हो गए। इस तरह के हालात हैं। किसान नेताओं को बार बार उन्हें शांत करने की अपील करनी पड़ रही है और ऐसा दावा है कि शंभू बॉर्डर पर अभी करीब 5000 किसान डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के पहले ही दिन जो बवाल हुआ उसमें करीब 100 प्रदर्शनकारी किसान घायल हुए। दूसरी तरफ 2 डीएसपी समेत पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री के जवान घायल हुए। किसानों का आरोप है कि पुलिस उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है और उनसे ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। वहीं हरियाणा पुलिस का कहना है कि बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हरियाणा पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जिसके जवाब में हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन और गैस का इस्तेमाल किया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। मतलब पुलिस कह रही है कि हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जितना ये लोग उग्र हो रहे हैं, क्या करें, कैसे रोकें? गोली तो चलाएंगे नहीं। वैसे तो सड़कों पर उतरे किसानों का यह दावा है कि यह आंदोलन पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल है और उनका कांग्रेस के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, ना ही वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। लेकिन पुलिस से टकराव में जो किसान घायल हुए हैं, राहुल गांधी ने कल उनसे बातचीत भी की। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों के साथ हैं। एक बार सुनिए क्या बात हुई। सत श्री अकाल जी। कहाँ चोट लगी आपको? सर मेरे एक आंख में है और दोनों हाथों पे छर्रे लगे हुए हैं गोलियों के। सर अच्छा, हाँ जी। पुलिस वालों ने मारे? पुलिस वालों ने डायरेक्ट गोली हिट की है जी। अच्छा, आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से या नहीं? आंख डैमेज हो गई है? नहीं, डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेकअप होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी सर, मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है।
ये कोई टेराजिन कोई मिलिटेंट नहीं है, सारे अपने देश के किसान हैं। इस राजनीति के बीच किसान का ये प्रदर्शन कल और उग्र होने वाला है, क्योंकि एक तरफ प्रदर्शन करने वाले किसान सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि समाधान करिए नहीं तो दिल्ली कूच होकर रहेगा। दूसरी तरफ पंजाब के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने भी इस आंदोलन के समर्थन करने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन उग्रहा ने ऐलान किया है कि कल दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे 7 जगहों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन से अब तक दूर रहने वाले संयुक्त किसान मोर्चा भी आंदोलन में उतरने के संकेत दे रहे हैं। पंजाब के जालंधर में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान संगठनों ने बैठक भी की है। संयुक्त किसान मोर्चा पहले ही 16 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर चुका है और उसको लेकर बात भी हुई थी। किसान दिल्ली आने पर अड़े, उन्हें रोकने के लिए दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर धारा 144 लगानी पड़ी है। सोचिए क्या हालात हो गए। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछली बार जैसे हालात न बने और लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए दिल्ली के बॉर्डर पर कई लेयर की बैरिकेडिंग तक करनी पड़ी। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। वहां किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है, तैयारी की गई है, आप खुद देखिए। जैसे आप दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की ड्रोन तस्वीरें देखिए, इसमें दिख रहा है कि दिल्ली में पुलिस ने 5 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। इसमें पहली लेयर में सीमेंट के स्लैब लगाए गए, दूसरी लेयर में सीमेंट के स्लैब के साथ कटीली तारें लगाई गई, तीसरी लेयर में पुलिस के बैरिकेडिंग है, चौथी लेयर में बड़े बड़े कंटेनर सड़क पर रखे गए, पांचवी लेयर में खुद पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात। दिल्ली पुलिस ने तो अपने पक्के इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन आप ये इंतजाम देखिए, सोचिए कि इसका मतलब पुलिस को भी पता है कि अगर इतना इंतजाम नहीं किया तो ये जो आंदोलन करने वाले लोग हैं ये किस लेवल की हिंसा कर सकते हैं। आंदोलन के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी और किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा, ये दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने साफ कर दिया है। लेकिन पंजाब में केजरीवाल की सरकार है और किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकार आमने सामने हो गई। किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ने को लेकर भी टकराव चल रहा है। पंजाब सरकार ने इस बात पर एतराज जताया है कि हरियाणा कैसे उनके इलाके में ड्रोन उड़ा रहा है बॉस। पंजाब के पटियाला डिप्टी कमिश्नर ने हरियाणा में अंबाला डिप्टी कमिश्नर को लेटर लिखकर कहा है कि वो अपने ड्रोन शंभू बॉर्डर पर पंजाब के इलाके में न लाएं। इस पर आपत्ति जताते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पंजाब ये बर्ताव जो कर रहा है ये हैरान करने वाला है। वो किसान को रोक नहीं रहे हैं बल्कि दिल्ली में तनाव का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सुनिए एक बार। मुझे तो बहुत हैरानगी लग रही है कि पंजाब सरकार ने नोटिस जारी करा है कि हमारी सीमा में ड्रोन मत भेजो। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। अगर हमारी पुलिस को मार के कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम उसके पीछे जा नहीं सकते? क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? और अमृतसर से ये जत्थे चले, आपने रास्ते में एक भी जगह रोकने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब ये है कि आप दिल्ली को दहलाना चाहते हो। आप दिल्ली में दोबारा चाहते हो कि लाल किले के ऊपर अपमानित किया जाए, दोबारा डांस किया जाए। उधर राहुल गांधी को किसानों के नए आंदोलन में अपनी नई सियासी जमीन दिख रही है। इस बार किसान एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी मुद्दे को लपकते हुए राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि अब अगर उनकी सरकार आई तो वो स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू कर देंगे, एमएसपी की कानूनी गारंटी दे देंगे, क्योंकि उनको तो सत्ता में आना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बाद में जो होगा नहीं होगा वो किसने देखा है। सुनिए एक बार राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बात बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। राहुल गांधी अब ये वादा कर रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशें लागू होंगी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी खुद केंद्र में सत्ता में थी तो स्वामीनाथन रिपोर्ट के साथ उन्होंने क्या किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं।
क्योंकि कहने में कुछ नहीं जाता, सत्ता लेनी है तो कुछ भी कह दो। लेकिन किया क्या था आपको याद रहे, दिसंबर 2004 से अक्टूबर 2006 के बीच एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स की कुल 5 रिपोर्ट सबमिट हुई थी। 2004 से 2014 तक कुल 10 साल कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही, लेकिन ये लोग 10 साल रिपोर्ट लागू नहीं किए बॉस। यूपीए सरकार के वक्त जब संसद में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सवाल किया गया तो यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर अपना स्टैंड लिखित में बताया था। और क्या लिखित है पता है आपको? लिखित में यूपीए सरकार ने कहा था कि अप्रैल 2010 में बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने जब राज्यसभा में कृषि मंत्रालय से सवाल पूछा कि क्या फसल के मूल्य को लेकर सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को मान लिया है, इस पर उस वक्त के कृषि राज्य मंत्री के थॉमस ने कहा था कि अगर आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया तो पूरा मार्केट बर्बाद हो जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राहुल गांधी खुद कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उन्होंने एमएसपी पर कानून की गारंटी को देने का वादा कर दिया और सेल्फ गोल किया, क्योंकि साल 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस ने सेल्फ गोल ही किया था। पिछली बार किसानों ने जो आंदोलन किया था उसमें उनकी मांग थी कि मोदी सरकार तीनों कृषि कानून रद्द करे। इस पर कांग्रेस ने जमकर राजनीति की, कहा कि 3 किसान बिल काले कानून है, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में खुद कांग्रेस ने वही वादे किए थे जो इन 3 कृषि कानूनों में मौजूद थे। कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में जो एपीएमसी एक्ट है उसे हटाने और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर के लिए फ्री मार्केट की बात कही थी। और जो नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानून लाए थे उसमें यही नियम थे। लेकिन चूंकि पॉलिटिक्स चल रही थी, किसानों का वोट लेना था और इस कानून में लिखे होने के बावजूद कि किसानों के लिए मार्केट को खोल दिया जाएगा, बिचौलियों को हटाने के नियम थे, इन कानूनों का विरोध किया कांग्रेस पार्टी ने। एमएसपी की कानूनी गारंटी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि ऐसा होता तो आज कांग्रेस कब का इसे लागू कर देती। भाई यूपीए सरकार में कर देते ये लोग, लेकिन तब तो कह रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, मार्केट बर्बाद हो जाएगा। क्यों नहीं किया अपनी सरकार के बाद? लेकिन कांग्रेस को समझ में आ गया कि उनकी सरकार में आना तो अभी मुश्किल ही लग रहा है, तो कुछ भी वादा कर दो, आएंगे तो तब का तब देखा जाएगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों मुमकिन नहीं है आपको यह भी समझना चाहिए। 23 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी के लिए कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। 17 लाख करोड़ रुपए, यह रकम भारत के कुल सालाना खर्च का लगभग 50% होगा। आप खुद सोचिए बॉस, अगर फसल की खरीद पर ही सरकार आधी जो उसकी कमाई है वो सारी आधी रकम खर्च कर देगी तो भारत की अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा? कोई विकास के लिए पैसा बचेगा बॉस कि सरकार अपने पूरे बजट का आधा पैसा सिर्फ एमएसपी पर खर्च कर देगी? और ऐसा भी नहीं है कि मोदी सरकार एमएसपी को लेकर काम नहीं कर रही। एमएसपी पर जितनी फसल की खरीद मोदी सरकार में हुई है उतनी कभी नहीं हुई। आप खुद देखिए, साल 2014-15 में 761.40 लाख मीट्रिक टन की फसल जो है वो एमएसपी पर खरीदी गई, जिसके लिए कुल 1,06,000 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए। वहीं 2022-23 में 1,62 लाख मीट्रिक टन फसल जो है वो एमएसपी पर खरीदी गई और इसके लिए 2,28,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी करीब 1,60,00,000 किसानों को एमएसपी पर सरकार ने जो फसल खरीदी उसका फायदा हुआ। लेकिन आप ये कहें कि हम जो फसल उगाएंगे सब एमएसपी पर खरीदाएगा और सरकार खरीदेगी तो देश बर्बाद हो जाएगा भाई। और इसके बावजूद एमएसपी की कानूनी गारंटी के नाम पर बवाल चल रहा है, किसान के नाम पर धमकाया जा रहा है, दिल्ली आकर दबाव बनाने के लिए की कोशिशें हो रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि खुद पीएम आकर बात करें। ऐसा नहीं है कि इन लोगों से कोई बात नहीं हुई, इन्हें समझाया गया, इनसे बातचीत भी की गई, आगे भी इनसे बातचीत करने का पूरा सरकार की मंशा है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। किसानों के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और उसका समाधान चाहती है, पर किसानों को यह समझना पड़ेगा, खास करके वैसे संगठन के नेतृत्व करने वाले लोगों को, कि जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो उसके बारे में विधि अपनाई जाती है और उसको यह ध्यान में रखा जाता है कि इसके क्या क्या पक्ष हैं जिसको ध्यान में रखते हुए। अब जैसे एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट में आप उस स्टेक होल्डर के बातों को ध्यान में रखते हुए सहमति बनाते हुए क्या कर सकते हैं, यही सोचना है। ऐसे आंदोलन को लेकर पिछली बार भी सवाल उठे थे और उस आंदोलन के पीछे की राजनीतिक दल हैं, ऐसा इकोसिस्टम है जो मोदी विरोधी है, इसको लेकर बातें हुई थी। इस बार जो किसान संगठन सड़कों पर उतरे हैं वो तो दावा कर रहे हैं
कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से अराजक तत्व हावी दिख रहे हैं, जिस तरह से विदेश में बैठे भारत के दुश्मन एक्टिव हो गए हैं, उससे ये आंदोलन तो कुछ और ही लग रहा है। भारत के दुश्मन और विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे धमकी दे रहा है, एक बार जरा उसको सुनिए। दिल्ली दे कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया। फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलदी। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब दे किसानों ते नौजवानों। अब आप बताइए, जो लोग खालिस्तान की मांग करते हैं वो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, और उसके बाद आंदोलन पर सवाल नहीं उठेंगे तो क्या होगा? हिंसा हो रही है, किसी का माथा फोड़ा जा रहा है, किसी पर हमले हो रहे हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई ये आंदोलन राजनीतिक नहीं है, और ठीक 2024 के चुनाव के पहले हो रहा है। सेम वही पैटर्न दिखता है जो पहले हुआ था, और इसीलिए सवाल खड़ा होगा कि ये सब क्या चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। पीएम मोदी ने संसद में जो कहा था वो सच हो गया। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा वर्सेस कांग्रेस में जारी कांग्रेस छोड़ो यात्रा का चैप्टर केजरीवाल ने वो किया जिससे इंडी गठबंधन ही खत्म हो गया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि जिस तरह का माहौल है उससे विपक्ष का हौसला टूट रहा है, और विपक्ष के लोग अब या तो सेफ सीट ढूंढ रहे हैं कि भैया कैसे भी अंदर पहुंच जाएं संसद में, या फिर राज्यसभा जाने के चक्कर में। पीएम मोदी की यह बात अब सही साबित होती हुई दिख भी रही है। आज जब राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट आई तो उसमें सोनिया गांधी का भी नाम था, और आपको याद होगा हमने पाठशाला में आपको बताया था कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं, और वही बात फिर सही साबित हुई। यानी पाठशाला में जो हम आपको बताते हैं वो खबरें सही निकलती हैं, ये एक बार और साबित हो गया। यानी सोनिया गांधी अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये तो क्लियर हो गया। कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा भेजा जा रहा है। इसके अलावा बिहार से अखिलेश प्रसाद, महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडारे राज्यसभा जाएंगे। हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा की सीट दी जा रही है। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और रायबरेली से सांसद भी हैं, लेकिन इस बार सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचेंगी। सोनिया गांधी ने आज नामांकन दाखिल भी कर दिया। नामांकन भरते वक्त सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो उनके साथ मौजूद थे वहां पर वो भी नजर आए। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के पीछे की वजह क्या हो सकती है आपको वो भी बताता हूं। इसके पीछे पहली वजह यह बताई जा रही है कि सोनिया गांधी को रायबरेली में हार का डर सता रहा है, क्योंकि 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी ऑलरेडी हार चुके हैं, और इस बार अयोध्या में जिस तरह से मंदिर बन गया है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी की लहर है, यूपी में कहीं सोनिया गांधी रायबरेली हार ना जाएं, ये भी एक वजह बताई जा रही है कि वो राज्यसभा जा रही है। इसके अलावा रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर भी लगातार कम होता जा रहा है। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी 3,52,713 वोट के अंतर से जीती थी, जबकि 2019 में सोनिया गांधी की यह जीत का अंतर घटकर मात्र 1,67,178 वोट रह गया। दूसरी वजह बताई जा रही है कि सोनिया गांधी लोकसभा में पहले जितनी अब एक्टिव भी नहीं है। सोनिया के राज्यसभा से रायबरेली की सीट खाली भी होगी। रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ये भी कहा जा रहा है। इससे लोकसभा में एक जो एक्टिव मेंबर है कांग्रेस का उसको मौका मिल पाएगा। तीसरी वजह, जिस तरह से राहुल के लिए 2004 में सोनिया ने अमेठी सीट छोड़ी थी, हो सकता है वैसे ही प्रियंका के लिए रायबरेली सीट छोड़ने का फैसला किया गया। लेकिन फिर इसका मतलब यह भी जाएगा कि प्रियंका वाड्रा जो चुनाव लड़ेंगी उन्हें भी एक सेफ सीट की तलाश है, इसलिए वो रायबरेली जा रही हैं। यूपी में किसी और जगह से क्यों नहीं लड़ रही? और आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेता जो हैं वो खुलकर ये भी कह भी रहे थे कि प्रियंका वाड्रा का सम्मान नहीं हो रहा। प्रियंका भले कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन बिना किसी पोर्टफोलियो के हैं। जब विपक्ष के बड़े नेता लोकसभा चुनाव लड़ने की जगह पर राज्यसभा पसंद कर रहे हैं तो उसका मैसेज यही जा रहा है कि वो चुनाव से पहले ही हार को देख चुके, चुनाव लड़ने का हौसला खो चुके। और ये बात तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को संसद में कह चुके हैं। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था 6 फरवरी को। मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं, और मैंने सुना है
बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली, इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में हैं। और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं। तो स्थितियों का आकलन करके वो अपना अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं। यानी पीएम मोदी ने संसद में जो कहा था वही सच होता हुआ दिख रहा है। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस सिर्फ एक नेता की ब्रांडिंग की टेंशन लेकर बैठी है। पीएम मोदी का इशारा उस वक्त राहुल गांधी की तरफ था। आप देखिए किस तरह राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, यहां कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद विभाकर शास्त्री ने लिखा, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद विभाकर शास्त्री ने कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। उन्होंने कांग्रेस और इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन की कोई नीति नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए इंडी गठबंधन काम कर रहा है, कोई नीति नहीं है उनकी। सुनिए एक बार विभाकर शास्त्री ने क्या कहा। जो मेरे स्वर्गीय दादाजी लाल बहादुर शास्त्री जी का जो एक देश की तरफ सोच थी, जय जवान जय किसान, क्योंकि भारत की मूल किसान और जवान हैं और उस सोच को आगे बढ़ाने का मुझे लगा कि एक मौका मुझे मिलेगा। मेरा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन विचारहीन गठबंधन है और ये सिर्फ एक ही इनकी विचारधारा है, मोदी को हटाओ। राहुल जी कहते हैं बार बार कि विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस की विचारधारा क्या है, पहले राहुल जी को ये समझाना चाहिए लोगों को। एक तरफ आप लेफ्ट के साथ हैं, एक तरफ आप शिवसेना के साथ हैं, आपकी विचारधारा है क्या? इसी बात से तो कांग्रेस के नेता भी हैरान परेशान है कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा है क्या, और इसी चक्कर में नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं। आप ये भी देखिए कि कांग्रेस छोड़ने के बाद नेताओं को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। अशोक चव्हाण 13 फरवरी को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अगले ही दिन यानी 14 फरवरी को अशोक चव्हाण को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। जनवरी में महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ी थी। कांग्रेस छोड़कर मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। शिवसेना शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी की यात्रा भी उतनी तेजी से नहीं चल रही होगी जितनी तेजी से कांग्रेस छोड़ने का यह अभियान चल रहा है। अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी, मिलिंद देवड़ा, विभाकर शास्त्री के साथ कांग्रेस को बड़ा झटका असम में भी लगा। कांग्रेस विधायक 2 विधायकों ने बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया। इनमें असम कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कमलख्या भी शामिल है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल होंगे। 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के फरवरी में चुनाव होने वाले और इसलिए बीजेपी ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव कोई भी हो, बीजेपी उसे हल्के में तो लेती नहीं। इस बार भी बीजेपी यही कर रही है। कांग्रेस में यही उधेड़बुन चल रही है कि किसे राज्यसभा भेजें, किसे नहीं भेजें, जबकि बीजेपी ने 4 राज्यों की 12 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इसमें गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम है, गोविंद भाई ढोलकिया का नाम है, मयंक भाई नायक का नाम है, डॉक्टर जशवंत सिंह सलाम सिंह परमार को भी कैंडिडेट बनाया गया है। ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा का टिकट मिला है। महाराष्ट्र से अशोक चव्हाण, मेधा कुलकर्णी, अजीत गोपछड़े को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया गया है। इन सभी सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है। ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी अश्विनी वैष्णव को समर्थन दे रही है। कांग्रेस के सामने राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव की अलग टेंशन है, क्योंकि जिस इंडी गठबंधन के सहारे पीएम मोदी को रोकने की प्लानिंग हो रही थी, गठबंधन तो अब सिर्फ नाम का रह गया। कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटका आम आदमी पार्टी से मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल इंडी गठबंधन की बात तो करते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता होने से पहले ही न सिर्फ कैंडिडेट घोषित करते जा रहे हैं, बल्कि जहां गठबंधन होने की कुछ संभावना भी रही थी, वहां पर भी कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। जैसे दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि वो कांग्रेस के लिए दिल्ली में 1 सीट छोड़ सकती है। सुनिए एक बार। चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है,
एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा यह प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पे लड़े और 6 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़े। केजरीवाल तो कांग्रेस को झटके पर झटका दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की मुसीबत कम नहीं। केजरीवाल को ईडी ने समन दिया है। 19 फरवरी केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब तक केजरीवाल को 5 समन जा चुके हैं, लेकिन किसी में भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। केजरीवाल को 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, मुस्लिम देश में बना मंदिर और कैसे होने लगे चमत्कार। अबू धाबी के रेगिस्तान में काशी और अयोध्या बना देने वाले चमत्कार का चैप्टर। के अंदर हिंदू मंदिर बन रहा है, यही एक बहुत बड़ा मिरेकल है। बहुत बड़ी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांकेतिक तौर पर आज मैसेज देंगे यहां पर ये छेनी हथौड़ा चलाकर कि किस तरह से दुनिया को एक करने का मैसेज ये शिला और ये मंदिर दोनों दे रहे हैं। जिस हार्मनी की बात हो रही है, तो मंदिर ये हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। टेम्पल में आए तो टेम्पल ज्वेलरी बोलते हैं इसको, तो स्पेसिफिकली इसलिए हमने ये आज के दिन पहना है कि ये टेम्पल ज्वेलरी है। क्या भाव है मंदिर देख के? श्रद्धा का भाव है, और एक भाव ये भी, ये मैसेज दे रहा है ये मंदिर, जो एक मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर है, ये एक एकता का मैसेज दे रहा है। थोड़ी सी दुविधा में डालूं आपको, आप अयोध्या में मंदिर देख के यहाँ भी देखा, कौन सा ज्यादा मजेदार अच्छा लग रहा है? इस नैनो टाइल की आप खासियत देखिए कि यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। आप आराम से चल सकते हैं, जबकि 40 डिग्री से ज्यादा की यहाँ पर गर्मी है। The UAE people are very happy about this temple. For sure, bringing all the communities together. Yeah, we're very happy and very excited. ये देखिए, ये वो तोहफा है जो ये बच्चे नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं। ये देखिए, इसमें लिखा है कलर्स ऑफ हार्मनी, और मंदिर है और उसमें भारतीय तिरंगे का जो रंग है वो भी नजर आ रहा है, और अमीरात का, इधर यूएई के फ्लैग का कलर है और इधर अपना भारतीय जो तिरंगा है उसका कलर है। और क्या है, जरा दूसरा भी दिखाइए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जो प्रमुख स्वामी जी महाराज थे वो ये चाहते थे कि ये मंदिर पे मतलब एक धूल का कण भी ना हो, और अचानक मंदिर के उद्घाटन के पहले बारिश हो गई, पूरा मंदिर धुल गया, जबकि साल के इस समय अबू धाबी में ऐसी बारिश नहीं होती। तो लोग कह रहे हैं ये भी चमत्कार से कम नहीं है कि प्रभु ने खुद ही मंदिर की धुलाई कर दी। इसे देखकर तो अरब के लोग भी हैरान हो गए कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अबू धाबी में रहने वाले हिंदुस्तानियों में भी गजब का जोश दिखाई दिया। आज दिन में जब मैंने यहां पर लोगों से बात की तो उन लोगों ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा वो आपको दिखाता हूं। इनमें महिलाएं, बच्चे, मंदिर बनाने वाले मजदूर और मंदिर के डिजाइनर जैसे भी लोग शामिल हैं। मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, ये देखिए, इसमें लिखा है कलर्स ऑफ हार्मनी, और मंदिर है और उसमें भारतीय तिरंगे का जो रंग है वो भी नजर आ रहा है, और अमीरात का, इधर यूएई के फ्लैग का कलर है और इधर अपना भारतीय जो तिरंगा है उसका कलर है। और क्या है, जरा दूसरा भी दिखाइए। ये नरेंद्र मोदी के लिए इन बच्चों ने बनाया, ये आप देख रहे हैं, ये एक है और एक और है। ये देखिए कमल पर ये मंदिर बना हुआ है, लोटस पर ये मंदिर, ये भी लोटस इन द डेजर्ट, इसमें साइड में मैसेज लिखा है लोटस इन द डेजर्ट। ये भी ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने वाले हैं। तो ये दोनों जो प्रधानमंत्री को जाने वाला वो हमने आपको पहले दिखाया है। फिर गुलाब का फूल भी रखा है उनके लिए, कुछ मैसेज भी अगर वो लिखना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। और ये ब्लैंक स्टोन्स भी, ब्लैंक स्टोन्स का क्या मतलब है? ब्लैंक स्टोन इसलिए है कि ये मोदी जी हमारे बच्चों को जो भी मैसेज देना चाहे वो लिख सकते हैं। सो इसके लिए हमने ये रखा। बच्चों ने तो मोदी जी के लिए बनाया ही है। मोदी जी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं उसके लिए 3 पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं, पेन है, और मोदी जी बच्चों को क्या लिखेंगे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब आपको मैं मिलाता हूँ, यहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं। पहले ये बताइए आप लोग कहाँ से हैं? सब लोग बड़ौदा, मुंबई, दुबई, मुंबई, और अच्छा ऐसा करके बता दीजिए कितने लोग गुजरात से हैं?
सभी हम सब गुजरात से, नेटिव सब गुजरात के हैं। गुजरात से। ये बताइए, मंदिर देख के आप लोगों का भाव क्या है अंदर? हम सब यहाँ पर, आप जितने भी देख रहे हैं, हम सब वॉलंटियर्स हैं और हम सब वॉलंटियर्स का ये एक ड्रीम कम ट्रू है। हमारे सबके लिए एक सपना जो है हमारा वो सच हो रहा है। आप लोगों की भी स्टोरी है, चूंकि आप लोग यहाँ पर इसका हिस्सा रहे। आप लोगों को जैसे उधर जो मजदूर भाई लोग हैं वो लोग बता रहे 40-45 डिग्री में, 50 डिग्री की गर्मी में काम करना आसान नहीं था। आप लोगों के लिए क्या स्टोरीज हैं जो आप लोगों को बताना चाहिए? आप अगर देखना जाए तो ये मंदिर हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, फिर भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी सेवाएं थी। जब हम कर रहे थे तो हमें लगता था कि क्या हम ये हो पाएगा, क्या ये मंदिर खुल जाएगा 14 फरवरी को, विल बी रियली एबल टू मेक इट। इतनी सारी सेवाएं थी, इतना सारा काम था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे देवताएं आकर ये मंदिर की सब सेवाएं, हम देख रहे हैं कि ये मंदिर जो आज हमने देख रहे हैं हमारे सामने हो रहा है, बहुत कम समय में सब वॉलंटियर्स ने अपनी जी जान से सेवा करके ये खड़ा किया है। बहुत बढ़िया। आप रात दिन जाग के ये लोग सेवा करे, सुबह भी आके नहा के पूजा करके इधर आ गए बच्चे लोग भी हमारे। वाह। तो कोई खुशी इतना है हम लोगों को कि ये इतना मंदिर का रात दिन सेवा सेवा सेवा, इतना महीने से बच्चे लोग सोए खाए पिए कुछ नहीं पड़े, और मेरा लड़का तो एक संत बना है इसमें, इधर का है और संत बना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगी? मोदी जी को देखने आई है, मंदिर देखने आई है? दोनों देखने आई है? दोनों। पैर में मोच है, लेकिन मोदी साहब को मिलने का है बस आज। तो इनका बहुत बड़ा योगदान योगी जी का भी है, मोदी जी का भी है। मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। उन्होंने जो यहाँ के शेख के द्वारा, लीडर्स के द्वारा जो हमें जमीन दिलवाई, तभी ये सपना साकार हो पाया है हमारा। और देखिए, मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ मुस्लिम बहनें भी हैं, वो भी बैठी हुई हैं, तो जिस हारमोनी का जिक्र हो रहा है वो यहाँ नजर आता है। तो बहुत सारे लोग। अच्छा, ये बताइए, आप लोग सब इसमें लगे हुए थे मंदिर बनाने में? हाँ जी, सब लगे हुए थे। ये कहाँ से हैं आप लोग? राजस्थान। राजस्थान, सब लोग राजस्थान से हैं? अरे भैया, और इधर भी हैं कुछ लोग। आप लोग कहाँ से? गुजरात से। और कहाँ से? तमिलनाडु से भी मजदूर आए हुए थे। और कहाँ से हैं? कहाँ से? सिरोही रोड पिलवाड़ा जिला, बांसवा जिला। और कहाँ से? अयोध्या से। देखिए, अयोध्या वाले भाई भी, उनको दिखाइए हरी टी-शर्ट में, हरी शर्ट में। अयोध्या से भी लोग आए मंदिर बनाए। आप? उड़ीसा से। राजस्थान। आप देखिए, इस मंदिर में जो मैसेज है हारमोनी का, वो इन श्रमिकों में भी दिखता है। कोई राजस्थान से है, कोई उड़ीसा से है, कोई जो है वो यूपी से है, कोई गुजरात से है। तो ये कमाल की बात है। मुझे ये बताइए, आप लोग पहले ये बताइए कि ये मंदिर बनाने में कितना टाइम लगा आप लोगों को, और कितना मुश्किल होता था ये इतनी तपती गर्मी में काम करना? यहाँ पर 3 साल के करीब लगा था। 3 साल? हाँ जी। गर्मी कैसी रहती थी? गर्मी बहुत पड़ती है, विकट। तो आप लोग उस विकट गर्मी से कैसे लड़े? पंखा चलाते थे, टेंट टांगते थे। हाँ। इसलिए पंखे से जाने वाली गर्मी नहीं है ये? पंखे से जाती थी? नहीं जाती थी। तो बताइए, 45-50 डिग्री तो यहाँ कॉमन है भाई। 50 डिग्री गर्मी में ये लोग मंदिर बनाए हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं अयोध्या के मंदिर और यहाँ का मंदिर, कंपैरिजन है ही नहीं। एक तो दोनों मंदिर में कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, रेगिस्तान में खड़े होकर मंदिर बनाना क्या होता है, आप इन मजदूरों से पूछिए। 3 साल 50 डिग्री की गर्मी में लू चल रही है, आंधी चल रही है, यहाँ पर रेतीला तूफान आ रहा है, और उसमें एकमात्र पंखा है इनकी गर्मी मिटाने के लिए। तो वो पंखा भी सोचता होगा मैं क्या ही करूं भाई, मैं नहीं बचा सकता, वो वाला हिसाब रहता होगा। और बताइए, क्या क्या अनुभव रहा, कुछ क्या क्या दिक्कत आई, थोड़ा बताइए कैसा अनुभव रहा? कोई दिक्कत नहीं, काम किया था, कुछ बढ़िया काम किया था। बढ़िया काम। घर वालों को पता था आप लोग ये मंदिर बना रहे हैं? हाँ, घर वाले को सबको मालूम। घर वाले क्या बोलते? बस घर वाले वहाँ जाओ, भगवान के मंदिर बनाओ, सेवा करो। अच्छा, आप लोगों को देखिए, हम लोग तो बाहर से आए और देखा, हमने एक दिन देखा कि ऐसा मंदिर बन गया। आप लोग तो इसको ऐसे जैसे बच्चा बड़ा करते हैं ना, आप लोग वैसे माँ बाप टाइप है, बच्चा आपको बड़ा होता हुआ देखा। हम तो बच्चे की सक्सेस देख रहे हैं। तो आप लोगों के अंदर भाव क्या है जब आज ये मंदिर बना हुआ देखते हैं? कैसा भाव है सर? गिरीश भाई क्या सोच रहे? गिरीश भाई कुछ नहीं सोच रहा हूँ। यहाँ आकर इस भव्य मंदिर को देखने के बाद कई बार यही लगता है कि यहाँ हारमोनी का मैसेज दिया जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए मुसलमान भी काम कर रहे हैं। यहाँ हर धर्म से आए हुए लोग आकर इस मंदिर में चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। लेकिन कई बार हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स के नाम पर हिंदू मुसलमान को भी भिड़ा दिया जाता है। आप सोचिएगा इसके बारे में।